बहुत समय पहले की बात है। एक न्यायाधीश थे। वे बहुत जानी मानी हस्ती और मशहूर व्यक्ति थे। अक्सर उन्हें पुराने समय के बारे में बातें करने का बड़ा ही शौक था। हर समय वे पुराने ज़माने की ही बात किया करते थे। उन्हें इसमें बड़ी दिलचस्पी थी। जब भी वे किसी व्यक्ति या दोस्त के यहाँ जाते थे, उनसे पुराने समय के बारे में ही बातें करना आरंभ कर देते थे। वे पुराने समय के बारे में अक्सर इसलिए बात करते थे कि वह समय वाकई बहुत अच्छा था। अक्सर उनके दोस्त पूछते, क्यों भाई, तुम्हें पुराना ज़माना क्यों अच्छा लगता है? इस पर वह यही जवाब देते, उस समय के लोग ईमानदार होते थे, उन लोगों में जीने की इच्छाएं होती थी और उनका दिल जोश से भरा होता था। और क्या खूबी थी उन लोगों में? उनके दोस्त उत्सुकतावश पूछते। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उस जमाने में लोग राजा की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। वे बड़े दिलचस्पी के साथ बयान करते थे। अक्सर वे न्यायाधीश अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में बैठकर इस तरह की बातें किया करते थे। फिर अंत में उन्होंने कहा, उस वक्त के लोग सुंदर रानियां भी रखते थे और इससे ज़्यादा उन्हें कोई और शौक ना था, कोई इच्छा नहीं होती थी। अक्सर वे न्यायाधीश परियों और रानियों के बारे में ही सोचता था। अक्सर उसके मन में ख्याल आता था कि आखिर ये रानियां परियां अचानक कहाँ गायब हो गई। कभी कभी वह यही सवाल अपने दोस्तों के बीच में बैठकर भी किया करता था। वही सोचता था कि क्या रानियां और परियां सिर्फ पुराने ज़माने में ही हुआ करती थी? अब इस ज़माने में क्यों नहीं होती? वे कहाँ चली गई? एक दिन की बात है, वह न्यायाधीश कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अलमारी से अपने साफ सुथरे कपड़े निकाले और पहनकर चल दिए। अभी वह बस घर से निकलने ही वाले थे कि उनके सामने एक परी आकर खड़ी हो गई। वे उस परी को आश्चर्य से देखने लगे, लेकिन वह यह बात नहीं जानते थे कि उनके सामने परी आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि उस समय वह किसी साधारण स्त्री के रूप में उनके सामने खड़ी थी, अपने असली रूप में नहीं। कौन हो तुम? उन्होंने पूछा। साहब, मैं एक जूते बेचने वाली लड़की हूँ। क्या आपको जूते चाहिए? परी ने पूछा। हाँ हाँ, जूते की तो मुझे बहुत ज़रूरत है। लाओ दिखाओ कैसे जूते हैं, वे जल्दी से बोले। उस समय न्यायाधीश को जूतों की बहुत सख्त ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने जूते देखना शुरू कर दिए। एक जोड़ी जूते उन्हें पसंद आ गए। उन्होंने वही जूते खरीद लिए, लेकिन वे न्यायाधीश इस बात को नहीं जानते थे, ये कोई आम जूते नहीं बल्कि जादुई जूते हैं। इस बात से वे एकदम अनजान थे। उन जूतों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि हर किसी की इच्छा हो पूरा कर देते थे। उन जूतों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह हर किसी की इच्छा को पूरा कर देते थे। उन जूतों को पहनकर अगर मन में कुछ भी सोचा जाए तो वह बात पूरी होती थी। शाम का समय था। न्यायाधीश ने शराब के एक एक घूंट पिए और पीने के बाद वह बाहर घूमने के लिए निकले। अक्सर वो सोने से पहले घूमने जाया करते थे। यह उनकी बहुत पुरानी और ख़ास आदत थी। निकलने से पहले उन्होंने अपना कोट पहना, हैट लगाया और फिर अपने जूते पहनकर घर से बाहर निकल पड़े और लंबी सड़क पर घूमने लगे। उन्होंने सामने वाले दरवाजे में ताला लगा दिया था। ताला लगाने के बाद वे अपने मन में सोच रहे थे, पुराना ज़माना कितना अच्छा था। उस ज़माने में किसी को अपने घर में ताला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सब लोग निश्चिंत थे। फिर वह चलते चलते अपने मन में कहने लगे, और पुराने दिन कितने अच्छे थे। मुझे तो ऐसा दिल करता है कि वही पुराने दिन फिर से लौट कर आ जाएं। ये सोचते हुए वह सामने एक गड्ढे में जाकर गिरे। सोचते समय उन्हें यह ख्याल ही नहीं आया था कि सामने एक गड्ढा भी है। मगर जैसे ही वह उस गड्ढे से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वहाँ का पूरा रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। जगह जगह पर कूड़े कबाड़ का ढेर लगा था। यह देखकर वे हैरान रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था, अभी इतना साफ सुथरा रास्ता कीचड़ से भरा गया और यहाँ कूड़ा कैसे आया। वह जोर से चिल्लाकर बोले, ये सब क्या है? क्या इस रास्ते को साफ सुथरा नहीं रख सकते? निश्चित रूप से न्यायाधीश इस बात से बेखबर था कि जादुई जूते उसे फिर से पुराने अच्छे दिनों में वापस ले आए थे। उसे रास्ता चलने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि रास्ते में जो लाइटें रोशनी के लिए जलती थी अब वह सारी बुझ चुकी थी। सड़क पर दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं। उस सड़क पर केवल एक ही मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी वजह से उस सड़क पर काफ़ी धीमा प्रकाश फैला हुआ था। वह मोमबत्ती पास के ही एक मकान में जल रही थी। उस मकान से निकलकर प्रकाश धीमा धीमा सड़क पर फैल रहा था। न्यायाधीश उस मध्यम रोशनी में चलते हुए सोच रहा था, मैं इस बात की शिकायत जाकर स्वास्थ्य विभाग से करूंगा। इस अंधेरे में कितनी मुश्किल हो रही है। उसी समय किसी ने अपनी खिड़की से कूड़ा कचरा बाहर फेंका तो वह कूड़ा न्यायाधीश के सिर पर आ गिरा। न्यायाधीश बेचारा जमीन पर चारों खाने चित जाकर गिरा। उसके पैर में भी चोट आई।
यह देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। वे धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक आदमी और एक औरत ने पीछे आकर उन्हें उठाने की कोशिश की। वे उन्हें उठाते हुए बोले, इस प्रकार सड़क के किनारे पर चलने की क्या जरूरत थी। यह कहकर वो आदमी और औरत अपनी राह चल दिए, मगर न्यायाधीश उनकी बात का मतलब नहीं समझ पाया था। फिर उसने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसके समझ में आया कि वह औरत और आदमी उसे सड़क के बीच में चलने की सलाह दे रहे थे, क्योंकि सड़क के बीच में चलने से कूड़े कचरे की दिक्कत तो सामने नहीं आएगी। यह सब देखकर वह न्यायाधीश आश्चर्य में पड़ गया। उसे यह सब बड़ा अजीब लग रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर उसने सोचा कि मुझे किसी आधुनिक समारोह में जाकर एक दो घूंट शराब पीनी चाहिए। यहाँ के आदमी औरतों को देखकर तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। कहीं मेरा दिमाग खराब तो ना हो गया। मुझे इस समय आराम की ज़रूरत है। फिर उसने अपना सिर संदेहपूर्वक हिलाया और सोचने लगा कि कहीं यह मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। फिर उसे घर जाना चाहिए। फिर उसके कदम अपने घर की तरफ उठने लगे, मगर रास्ता बदला हुआ था। वह हैरान होकर चारों तरफ देखते हुए बोला, अरे ये मैं कहाँ आ गया। मैंने तो यह रास्ता पहले कभी देखा नहीं। जब उसने जाकर देखा था उसका घर वहां से गायब था और वह वहां के किसी रास्ते को भी नहीं पहचानता था। वह हैरानी से चारों तरफ देख रहा था। वह न्यायाधीश अंधेरे में ही किसी अनजान रास्ते पर चलने लगा। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां जाकर उसने पुल देखने की कोशिश की, मगर पुल उसे कहीं भी नजर नहीं आया। तभी उसकी नज़र सामने से आते हुए एक व्यक्ति पर पड़ी। उसने सोचा कि शायद यह आदमी जानता होगा। मैं इसी से पुल के बारे में पूछता हूँ। पास आ जाने पर न्यायाधीश ने उस व्यक्ति से पूछा, श्रीमान जरा रुकिए, क्या काम है। उसने पूछा, मुझे पुल नहीं मिल रहा है, क्या आप मुझे पुल के बारे में बता सकते हैं। वह व्यक्ति सोचते हुए बोला, श्रीमान आपको कौन से पुल के बारे में जानना है। यह सुनते ही न्यायाधीश चौंका। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बताए। तभी वह व्यक्ति बोला, श्रीमान क्या आपको पार करने के लिए एक नाव की जरूरत है। श्रीमान कीमत सिर्फ एक सोने का सिक्का है, आप बैठ जाइए ना। वह आदमी बोला। न्यायाधीश झल्लाकर बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं नाव की बात कर रहा हूँ। वह व्यक्ति बोला, क्या आपको नदी पार नहीं करनी है। नहीं, मुझे एक टैक्सी की ज़रूरत है। क्या तुम मुझे एक टैक्सी ला सकते हो। टैक्सी? हाँ टैक्सी। न्यायाधीश झल्लाया। वह आदमी टैक्सी शब्द सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह टैक्सी शब्द क्या होता है। फिर वह अपना सिर पकड़कर सोचने लगा कि शायद यह व्यक्ति शौकीन मिजाज मालूम होता है। वह आदमी फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया और उसके जाने के बाद न्यायाधीश भी परेशानी की उलझन में उलझ गया। उसके साथ सब कुछ अजीब हो रहा था। फिर उसने अपनी जेब से शराब की बोतल निकाली और उसे देखने लगा। उसमें इस समय थोड़ी सी शराब थी। वह मन ही मन सोचने लगा, मेरे पास बस यही शराब बची है, क्या मुझे इस शराब को पीना चाहिए। फिर सोचा, नहीं, मैं इस शराब को अभी नहीं पी सकता, बाद में देखूंगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था उसे अब क्या करना चाहिए क्या नहीं। तभी उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वह सोचने लगा कि मुझे उस बूढ़े से पूछना चाहिए, शायद यह कोई मेरी मदद कर सके। यह सोचकर वह आगे बढ़ा। उसने बूढ़े से कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। कैसी मदद। उसने बताया, मुझे टैक्सी बुलाने के लिए टेलीफोन करना है। क्या तुम मुझे बताओगे कि टेलीफोन कहाँ मिलेगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्यपूर्वक उसकी तरफ देखा। शायद उसकी कोई भी बात उस बूढ़े की समझ में नहीं आई थी। फिर वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। काफी देर तक वह न्यायाधीश इधर उधर भटकता रहा। फिर उसे सामने ही एक चौपाल दिखाई दी। न्यायाधीश धीमे धीमे कदमों से उधर चल दिया। चौपाल में विचित्र ढंग का नाच गाना हो रहा था। उसने ऐसा नाच गाना व नृत्य पहले कभी नहीं देखा था। वह चौपाल के अंदर घुस गया। उसने अंदर जाकर चौपाल के चारों ओर का जायजा लिया तो वहां जितने भी लोग बैठे हुए थे सभी जाहिल और गंवार दिखाई देते थे। वे अपने साथ कुछ बकरियां और मुर्गे भी लाए थे। उस चौपाल में धुआं फैला हुआ था। वहां अजीब सी गंध भी फैली हुई थी। वह ध्यान से सब देख रहा था। आहा, यहाँ कोई फैंसी ड्रेस पार्टी चल रही है, न्यायाधीश ने मन में सोचा। फिर उसने वेटर को बुलाकर पूछा, वेटर यहाँ बार किस तरफ है, मुझे बताओ। क्या। वेटर ने आश्चर्य से पूछा, बार नहीं जानते तुम, मेरे पास तो सिर्फ तुम्हें रोटी और सूप भी मिल सकता है, वेटर ने उसे बताया। उसी समय वहां से उठकर एक व्यक्ति न्यायाधीश के पास आकर पूछने लगा, लगता है आप यहाँ अजनबी हैं, क्या आप बताएंगे कि आप कहाँ से आए हैं। मैं यहीं पास ही में रहता हूँ, ठीक रेलवे स्टेशन के पास, उसने उत्तर दिया। क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है मुझसे, उस आदमी ने नम्रतापूर्वक कहा। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे वहाँ का रास्ता बता सकते हैं, उसने पूछा। ठीक है, आप यातायात बत्ती पर जाइए, वहाँ से मुड़ जाइएगा, उसने बताया। वहाँ बैठे
सभी लोग न्यायाधीश की तरफ देख रहे थे। वे उसकी बातों को हैरानी से सुन रहे थे। यह यातायात बत्ती क्या होती है? मैंने तो आज पहली बार इसका नाम सुना है, वहां बैठे दूसरे व्यक्ति ने पूछा, जब तक वह उठकर उसके पास आ गया था। उसकी बात सुनकर न्यायाधीश संदेह में पड़ गया। उसने अपनी आंखों पर लगा चश्मा उतारा। वह सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। यहाँ के लोग यातायात की बत्ती भी नहीं समझते। तभी उसके पास एक तीसरा व्यक्ति उठकर आया। वह व्यक्ति बड़े गौर से न्यायाधीश के ऊपर से नीचे तक निरीक्षण कर रहा था। फिर उसने दूसरे व्यक्तियों को भी उसे देखने का इशारा किया। वे लोग भी उसे हैरानी से देखने लगे। उन लोगों ने पहले कभी चश्मा नहीं देखा था, इसलिए उसे गौर से देख रहे थे। तभी एक बिना दांतों की बुढ़िया वहां आकर उस न्यायाधीश को देखकर बोली, अरे आप लोग इस तरह क्या देख रहे हो? इसे तो 20 कोड़े लगने चाहिए। यह सुनते ही वह बुरी तरह डर गया। उसके पैरों से जमीन निकली महसूस हो रही थी। वह यहाँ की संजान भूमि से अपरिचित था। उसने पहले यह जगह नहीं देखी थी। वह तेजी के साथ दरवाजे की तरफ भागने लगा। भागते हुए दरवाजे की तरफ पहुंचा तो उसके पैरों का एक जूता वहीं निकल गया। उसने दूसरा जूता भी वहीं छोड़ा और तेजी के साथ दरवाजे से निकलकर दौड़ने लगा। वह सड़क पर तेजी के साथ दौड़ रहा था। उसने डर के मारे पीछे भी मुड़कर नहीं देखा था। उसे डर था कि कहीं वो लोग उसे मारने के लिए पीछे ना आ रहे हों। तेजी से भागने के लिए उसने अपने जूते भी उतारकर फेंक दिए। अब वह जादू के जूते बहुत पीछे रह गए थे और उनका जादू भी खत्म हो चुका था। दौड़ते समय न्यायाधीश को हर चीज बदली हुई लग रही थी। अब रास्तों में हर जगह रोशनी दिखाई दे रही थी। सभी घर पारिवारिक लग रहे थे। अब वह चारों तरफ आश्चर्य से देखने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह सब क्या हो रहा है। वह आश्चर्य से सब कुछ देख रहा था। वह सोचने लगा कि शायद मैंने अधिक शराब पी ली थी। यह सब उसी का असर था, इसलिए मुझे यह सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा था। तभी एक टैक्सी वहां से गुजरी। न्यायाधीश उस टैक्सी को देखकर चिल्लाया, टैक्सी ओ टैक्सी। अब उसे अपने घर का रास्ता भी दिखाई देने लगा था। टैक्सी रुक गई। वह मोजे सहित उस टैक्सी के अंदर चढ़ गया। उसने टैक्सी वाले को पता बताया। टैक्सी उसी तरफ तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। टैक्सी के जाते ही वह एक परी प्रकट हुई और उसने आगे बढ़कर वह जादुई जूते उठा लिए और जो भागते समय न्यायाधीश के पैरों से उतर गए थे। वह खुशी से चमकते हुए बोली, ये जूते तो मेरे हैं, अब इन्हें मैं ले जाती हूँ। यह कहकर उस परी ने वह जूते अपने थैले में डाल लिए और अपने साधारण रूप में आ गई। लेकिन वे वहां किसी को भी नजर नहीं आ रही थी। न्यायाधीश को परी के जादुई जूते मिल गए तो उसकी मति फिर गई। अपने घर, गांव, कस्बे का रास्ता भूल गया और जब परी ने अपने जूते वापस लिए तो न्यायाधीश को सब कुछ सही सही नजर आने लगा। समुद्री यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक लड़का रहता था। उस लड़के का नाम था दीपक। उसे समुद्र देखने और समुद्री यात्रा करने का बड़ा ही शौक था। उसे जहाज में घूमते समय बड़ा मजा आता था। दीपक अक्सर समुद्र में जहाज पर सवार होकर घूमने जाता था। उसे समुद्र में यात्रा करने में बहुत ही आनंद आता था। कई बार वह जहाज में बैठकर घूम चुका था। एक दिन उसने सोचा कि अपने सभी दोस्तों को अपने साथ लेकर समुद्री यात्रा पर जाया जाए। दोस्तों के साथ यात्रा करने में बहुत मज़ा आएगा। यह सोचकर वह समुद्री यात्रा पर जाने की तैयारी करने लगा। उसने अपने सभी दोस्तों से यात्रा पर जाने की बात कर ली थी और वह राजी भी हो गए थे। जिस समय दीपक यात्रा पर जाने के लिए घर से निकला तो पेड़ पर बैठी एक चिड़िया बोली, दीपक दीपक, क्या है, कौन है जो मुझे पुकार रहा है? उसने नजर उठाकर चारों तरफ देखा। इधर पेड़ पर देखो। दीपक ने पेड़ पर देखा तो हैरान रह गया। वह चिड़िया उससे बात कर रही थी। क्या बात है? उसने आश्चर्य से पूछा। दीपक, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम आज यात्रा पे मत जाना। क्यों? चिड़िया ने बताया, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी मछली समुद्र में आएगी और वह सारा दिन समुद्र में घूमती रहेगी, इसलिए तुम वहां मत जाना। कैसी मछली? उसने आश्चर्य से पूछा। तुम किसी मछली की बात कर रही हो? वह मछली साल में एक बार इस समुद्र में सैर करने के लिए आती है और जो भी जहाज इस मछली से टकरा जाता है वह उस जहाज को तोड़ देती है और सभी यात्री समुद्र में डूब जाते हैं। यह सुनकर दीपक को हंसी आ गई और वह चिड़िया की बात का मजाक उड़ाने लगा। तुम मेरी बात पर हंस रहे हो? क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं? लेकिन तुम कौन हो और इतने यकीन के साथ ये बात कैसे कह सकती हो? इतना सुनते ही उस चिड़िया ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया और वह एक परी बन गई। यह देखकर दीपक हैरान रह गया। वह उसे अपलक निहार रहा था। मैं एक परी हूँ दीपक। जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया वो सच है। दीपक बोला, मुझे
किसी बात का यकीन नहीं है, मुझे आज ही यात्रा पर जाना है। दीपक जिद करना अच्छी बात नहीं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो पछताओगे। मुझे परवाह नहीं। दीपक परी की बात न मानकर हंसता हुआ अपने दोस्तों के साथ यात्रा पर निकल गया। वह लोग समुद्र की यात्रा करते समय काफी खुश थे। तभी विशाल ने देखा कि समुद्र की लहरें बड़ी तेज के साथ उसके जहाज की तरफ बढ़ रही थी। यह देखकर वह हैरान रह गया। दीपक ने उस खूबसूरत दृश्य को अपनी दोस्तों को भी दिखाया। यह देखकर खुश था। दीपक के दोस्त भी इस नज़ारे को बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहे थे। यह दृश्य उन्हें भी मनोरम लगा। तभी दीपक की नज़र एक द्वीप पर पड़ी। यह द्वीप बिल्कुल सामने ही नजर आ रहा था। दीपक ने सोचा कि मुझे उस द्वीप की सैर भी करनी चाहिए। यह सोचकर उसने जहाज द्वीप के ओर घुमा दिया। उसके दोस्त यह देखकर हैरान रह गए। वे अपने दोस्तों से बोला, क्या तुम लोग भी इस द्वीप की सैर करने के इच्छुक हो? दोस्तों ने कहा, नहीं यार, हम लोगों को तो इसी जहाज में बहुत डर लग रहा है। पता नहीं उस द्वीप पर क्या होगा, तुम जहाज उस तरफ मत ले जाओ। उसने कहा, ठीक है, तुम लोग यहीं रुको, मैं वहां होकर आता हूँ। वह निडरता के साथ बोला। दीपक ने जैसे ही द्वीप पर कदम रखा, वहां एक भूकंप सा आ गया। यह देखकर दीपक घबरा गया और उसके दोस्त भी घबरा गए। वह जिस द्वीप पर खड़ा था वो कोई द्वीप नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी मछली थी, जो कि साल में एक बार समुद्र की सैर करने के लिए यहाँ आया करती थी। दीपक उस मछली के सिर पर खड़ा था। जैसे ही मछली ने अपना मुंह खोला, वह झटके के साथ उसकी पीठ पर गिरा। दीपक के दोस्तों ने मछली का मुंह खुलते देखकर जहाज को किनारे की तरफ दौड़ा दिया। अब दीपक मछली के ऊपर खड़ा हुआ बहुत अधिक घबराने लगा। तभी अचानक वहां एक परी आई और दीपक को अपने पैरों पर बैठाकर उड़ाकर ले गई। उसने दीपक को लाकर किनारे पर छोड़ दिया और बोली, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यात्रा पे मत जाना। मुझे माफ कर दो परी, आज के बाद मैं किसी की बात को नहीं टालूंगा। दीपक बोला। फिर परी ने मुस्कुराते हुए देखा और वहां से जाने लगी। शुक्रिया परी, वह बोला। परी मुस्कुराते हुए आकाश की ओर उड़ गई और दीपक अपने घर लौट आया। दोस्तों, दीपक ने चिड़िया रूपी परी की बात नहीं मानी तो दुख उठाया। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक लड़की रहती थी। उस लड़की का नाम था चांदनी। चांदनी के माता पिता बचपन ही मर गए थे, इसलिए वह अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चांदनी बहुत अच्छी ही और मेहनती लड़की थी। उसके साथ ही वह बड़ी सुंदर भी थी। उसकी उम्र इस समय 12-15 साल की थी, मगर फिर भी वह घर का पूरा काम करती थी। उसकी चाची को उस पर जरा भी तरस नहीं आता था। वह अपने पूरे घर का काम उस नन्ही सी जान से लेती थी। चांदनी चुपचाप पूरे घर का काम करती थी, फिर भी उसकी चाची उसे भरपेट खाना भी नहीं देती थी। उस पर खरी खोटी बातें उसे सुनने को मिलती थी। एक दिन शाम के समय चांदनी को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वह अपनी माँ की याद करके आंसू बहाने लगी और फिर अपने आप से बातें करने लगी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। यह कहकर वह रोने लगी। फिर स्वयं से बोली, माँ, चाची मुझसे कितना काम लेती है, मगर फिर भी ना तो पास की लड़कियों में खेलने देती है और ना ही भरपेट खाना देती है। मुझे मारती बहुत है। चांदनी केवल इतना ही कह पाई थी कि उसकी चाची लकड़ी लेकर वहां आ गई। उसे देखते ही चांदनी बुरी तरह डर गई। उसने सहमते हुए पूछा, चाची तुम यहाँ? चाची घुर्राकर बोली, क्यों री, ये अकेले में तू क्या क्या बड़बड़ा रही है? कुछ भी नहीं चाची। क्यों? क्या मैं तुझे भरपेट खाना नहीं देती? उन्होंने गुस्से से दहाड़कर पूछा। देती हो चाची, फिर तू क्या चाहती है? मैं तुझे अपने और तेरे चाचा के हिस्से का भी खाना खिला दूं? नहीं चाची, वह रोते हुए बोली। अरे मैं क्या करूं, जब तेरी भूख ही 10-12 आदमियों की है। घर का सारा अनाज मैं तुझे एक दिन में खिला नहीं सकती। अगर तेरा इस घर में पेट नहीं भरता तो फिर तू यह घर छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? इतना कहकर चाची ने चांदनी को बुरी तरह पीटा और चांदनी चिल्लाती रही, मगर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। बेचारी चांदनी अब एक कोने में बैठकर अपने आंसू बहा रही थी। वह रोने के अलावा और कर भी क्या सकती थी? रोज का उसका यही काम था। एकाएक चांदनी को अपने चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। फिर एक कोने में धुआं सा उठने लगा। ये देखकर वह घबरा गई। इतने में वहां से धुआं धीरे धीरे छटने लगा। उस धुएं में से एक परी प्रकट हुई। कौन हो तुम? उसने पूछा। मैं परी हूँ, घबराओ नहीं। वह परी मुस्कुराते हुए उसके समीप आ गई। यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ तुमसे यह पूछने आई थी कि तुम यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? मेरी चाची ने मुझे बहुत मारा है, इसलिए मैं रो रही हूँ, उसने रोते हुए कहा। अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है चांदनी, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, परी ने तसल्ली दी। फिर परी ने उसे बहुत सारा स्वादिष्ट खाना दिया और बोली, ये लो चांदनी, खाना खा लो। पहले तुम यह बताओ कि यहाँ तुम्हें किसने भेजा है? चांदनी ने आश्चर्य से पूछा। सच बताऊं,
हाँ, चांदनी बोली, सच यह है कि चांदनी, मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है। उसने बताया। मेरी माँ ने? हाँ, परी ने कहा। कहाँ है मेरी माँ? क्या तुम मुझे मेरी माँ के पास लेकर चल सकती हो? उसने पूछा। तुम्हारी माँ स्वर्ग में है, मुझे भी वहाँ ले चलो। मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, उसने कहा। चांदनी, तुम वहाँ नहीं जा सकती, परी ने निराशपूर्ण स्वर में कहा। मगर क्यों? जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि तुम स्वर्ग में क्यों नहीं जा सकती। चांदनी जिद करते हुए बोली, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, अभी इसी समय जाना है। चांदनी बेटी, जिद नहीं करते। परी माँ, आप तो सभी बच्चों को खुश रखती हैं, क्या तुम मुझे मेरी माँ के पास ले जाकर खुश नहीं कर सकती? चांदनी का स्वर याचना से परिपूर्ण था। परी मुस्कुराते हुए बोली, चांदनी बेटी, तुम्हारी ये जिद अच्छी नहीं। तुम जो कुछ मुझसे मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी, मगर मैं तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जा सकती। चांदनी रोने लगी। रोते नहीं बेटे, अच्छे बच्चे भला कभी इस तरह रोते हैं? परी ने प्यार से समझाया। तो फिर क्या मैं क्या करूं परी माँ, आप भी मुझे बताओ ना, चांदनी ने रोते हुए कहा। देखो बेटी, रोने से तुम स्वर्ग में नहीं जा सकती। परी ने उसके आंसू पोंछे। परी माँ, मुझे बताओ कि अब मैं स्वर्ग में कैसे जाऊंगी? उसने उत्सुकता से पूछा। तुम स्वर्ग में जब ही जा सकती हो चांदनी, जब तुम बिल्कुल बूढ़ी हो जाओगी। परी माँ, क्या अब तुम मुझे रोज मिलने यहाँ आती रहोगी या नहीं? उसने पूछा। हाँ चांदनी बेटी, मैं तुमसे मिलने यहाँ रोज आती रहूंगी, तुम चिंता मत करो। मगर तुम किस समय मेरे पास मिलने के लिए आओगी, मुझे बताओ, उसने पूछा। मैं रोज सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाया करूंगी और शाम को जाया करूंगी, वह बोली। चांदनी खुश हो गई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कल सुबह फिर आऊंगी। परी ने जाने की आज्ञा मांगी। परी के जाने के बाद चांदनी परी का दिया हुआ स्वादिष्ट खाना खाने बैठी तो तभी वहां चाची आ गई। ये खाना कहाँ से लाई है तू? चाची ने पूछा। चांदनी ने डरते हुए बताया। चाची, ये खाना तो यहाँ पड़ा था, मैं समझी तुमने मेरे लिए रखा है, इसलिए मैं खाने बैठ गई। चाची ने चांदनी को बहुत पीटा और पीटने के बाद सारा खाना उठाकर वहां से ले गई। अगले दिन जब परी आई तो चांदनी ने उसे बताया। परी माँ, जो खाना तुमने मुझे दिया था वो मेरी चाची ने छीन लिया और मुझे बहुत मारा। तुम फिक्र मत करो चांदनी, अब सब ठीक हो जाएगा, परी ने तसल्ली दी। परी अपनी जादुई छड़ी से रोज उसका सारा काम निपटा देती थी। अब चांदनी को घर का काम भी नहीं करना पड़ता था। अब चांदनी 18 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी चाची ने गुस्से में आकर उसे बाहर निकाल दिया। वह घर से निकलकर चुपचाप जंगल की तरफ चल दी। वहां उसे एक राजकुमार मिला। चांदनी ने पूरी कहानी जब राजकुमार को सुनाई तो उसे चांदनी पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ राजमहल में ले गया। वहां जाकर उसने चांदनी से शादी कर ली। फिर उसके बाद दोनों सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जो लोग दुख उठाते हैं उन्हें सुख भी नसीब होता है। जिस तरह चांदनी अपनी चाची से पिटकर अपनी स्वर्गीय माँ को याद करती थी, वह उसके दुख के दिन भी थे। पर परी ने आकर उसकी मदद की, अपनी जादुई शक्ति से उसके सारे काम निपटा दिया करती थी। यह उसके सुख के दिन शुरू हुए। फिर एक दिन वह राजकुमारी बन गई। इसलिए दुख में कभी घबराना नहीं चाहिए। विश्वास रखो, दुख में ही सुख के दिन भी छुपे होते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।